वेलकम। तो आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली थ्योरी हम लोग कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। इसको हम लोग मैजिक बुलेट थ्योरी भी बोलते हैं ना, MBT, है ना। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्या ट्रैक पैड से लिख रहा हूँ तो ऐसे ही आती है। चलिए तो शुरू करते हैं। 1920s 1940s में आई थी, है ना। मैजिक बुलेट थ्योरी का क्या ना क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कोई गोली है और हम उसको किसी तरफ फायर करें तो इंसान क्या करेगा, सिर्फ गोली खा ही सकता है ना, या तो भागेगा, गोली से तेज तो भाग नहीं पाएगा। तो सेम इस थ्योरी का भी वही कहना था कि मीडिया जो भी बात है डायरेक्टली अपने मैसेज को बुलेट फॉर्मेट में ऑडियंस की तरफ फायर करती है और ऑडियंस एज पैसिव होके उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कैसे याद रखेंगे, वॉर ऑफ वर्ड्स एक रेडियो प्रोग्राम था, उसमें क्या किया गया था वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम पे, कि जो अपोजिशंस थे, मतलब मित्र राष्ट्रों के जो दुश्मन थे, उनको एज अ विलेंस दिखाया गया था, एज मॉन्स्टर्स पोर्ट्रे किया गया था। तो वॉर ऑफ वर्ल्ड्स में क्या एलियंस की बात की गई थी कि एलियंस इतने ज़्यादा होते हैं, और उसमें इतने ज़्यादा रियल नेचुरलिस्टिक चीज़ें बनाई गई थी, इतने अच्छे साउंड इफेक्ट डाले गए थे कि लोगों को सही में लगा कि हाँ एलियंस असली होते हैं, है ना। अब होते हैं नहीं होते वो अलग बात है, पर उस टाइम पे लोगों को लगा कि असली होते हैं, आ रहे हैं। लोगों ने अपने घर छोड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, तो लोगों के बीच में एक फ्रेंजी फैल गई थी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। तो इसका कहना क्या है, मीडिया पावरफुल मैसेज को पैसिव ऑडियंस में डायरेक्टली इंजेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 2 स्टेप फ्लो थ्योरी। अब ये किसने दी थी, पॉल लेजरफील्ड ने। पॉल लेजरफील्ड ने इस थ्योरी में क्या कहा था कि मीडिया मैसेज किनको देती है, ओपिनियन लीडर्स को, और ओपिनियन लीडर फिर उसको पब्लिक के लिए इंटरप्रिटेट करते हैं। तो अगर छोटी बात में समझा जाए तो हम लोग जैसे कि मीडिया है ना, मीडिया ने कोई मैसेज बनाया तो वो डायरेक्ट पब्लिक तक नहीं आ रहा है। अभी तक मैजिक बुलेट थ्योरी क्या बोल रही थी कि मीडिया ने जो भी बात बोली लोगों ने एज इट एक्सेप्ट कर ली, पर नहीं, ये थ्योरी बोलती है कि मीडिया जो भी बात बोलती है उसको कुछ होता है अर्ली अडेप्टर्स बोला जाता है ना, जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको ओपिनियन लीडर्स, इनको क्या बोलेंगे, अर्ली अडेप्टर्स होंगे या ओपिनियन लीडर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। कीवर्ड होता है, याद रखिएगा इसको। तो ओपिनियन लीडर्स क्या करते हैं, जो भी मैसेज मीडिया से आया उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट मतलब अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं या उसको डिकोड करते हैं, और उसके बाद किसके तक पहुंचाते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। इसके लिए एग्जांपल दिया गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1940 का। उस इलेक्शन में क्या हुआ था, जो जीते थे, तो ऐसा बोला गया कि जैसे अगर 2014 का अगर हम लोग इलेक्शन ही ले लें जिसमें बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, तो कैसे हुई थी कि उन्होंने मैसेज को फ्रेमिंग इस तरीके से की, समझाया इस तरीके से। क्या मीडिया अपना काम तो पहले भी कर रही थी, कांग्रेस के लिए भी एडवर्टाइजिंग कर रही थी, पर जो ओपिनियन लीडर्स थे, मतलब जो पहले लोग थे जिनको आजकल हम लोग इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं ना, उनने क्या मैसेज को लिया और उसके बाद अपने तरीके से अपने अपने लोगों को समझाया। तो एक सिंगल मैसेज को पूरी ऑडियंस को समझाना मुश्किल होता है, पर जब इस सिंगल मैसेज को अलग अलग ओपिनियन लीडर्स थोड़ा 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 बदल देते हैं तो स्मॉलर ग्रुप्स को समझाना आसान होता है, क्योंकि मैसेज क्या हो गया आपका, पर्सनलाइज हो गया, उतने बेटर तरीके से समझाया जा चुका। तो हमारी पहली थ्योरी थी मैजिक बुलेट थ्योरी, डायरेक्ट मैसेज जा रहा था। सेकंड थ्योरी आई 2 स्टेप थ्योरी की मैसेज एक स्टेप में नहीं जाता है, बीच में ओपिनियन लीडर्स होते हैं, उस मैसेज को कैच करते हैं और अपने अपने ग्रुप्स के लिए उसको मॉडिफाई या इंटरप्रिटेट करके उनको समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। अब मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी क्या करती है, इसमें लेजर फील्ड के साथ आप क्रैट्स को भी याद रखेंगे, इन्होंने दी थी। ये कहता है कि इन्फ्लुएंस फ्लो अब एक स्टेप में नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक इन्फ्लुएंसर ने किया और उसने अपने ग्रुप्स को एज इट इज समझा दिया। अब जैसे इसके लिए आप एग्जांपल मान लीजिए, क्या ओपिनियन लीडर इन्फ्लुएंस स्मॉलर इन्फ्लुएंसर्स ना। तो एकदम सबसे आसान भाषा में एकदम बढ़िया एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए किसी न्यूज़ चैनल पे कोई न्यूज़ आई, है ना। अब न्यूज़ किसी ने पकड़ी, या फिर मान लीजिए किसी नेता ने कोई भाषण दिया, है ना। एक न्यूज़ चैनल ने उस न्यूज़ को सुना और उसका जो भी मीनिंग निकला उसको इंटरप्रिटेट करके उसने एक न्यूज़ बनाई। अब उस न्यूज़ को किसने पढ़ा, हमारे घर में पापा ने, मम्मी ने, किसी ने, घर के बड़े ने पढ़ा, और उसने पढ़ने के बाद हमको समझाई। तो ओपिनियन लीडर यहाँ पे कौन हो गया, आपका मीडिया हो गया। मीडिया से छोटा स्मॉल इन्फ्लुएंसर कौन हुआ, हमारे घर के जो बड़े थे जिनने वो न्यूज़ हमको समझाई, है ना। तो एक स्टेप में नहीं गई, मल्टी स्टेप में गई, है ना। एक से ज़्यादा स्टेप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बताए तो डायरेक्ट चला जाए ना, बीच में हो जाता है। हमारा कोई दोस्त है, उसने कहीं से कोई खबर सुनी, वो हमको बताई, तो क्या मैसेज जितनी बार जितने लोगों के पास जाएगा उतनी बार इंटरप्रिटेट होगा, उतनी बार वो बदला जाएगा, उसमें कोई चीज़ ऐड होगी या कोई चीज़ निकाल दी जाएगी, उसको फिल्टर करने की, स्मॉलर या मोर इन्फ्लुएंशियल करने की कोशिश की जाती है। तो इसको बोलते हैं मल्टी स्टेप थ्योरी। तो पहली हमारी आई डायरेक्ट 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, देन मल्टी स्टेप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेटिव थ्योरीज। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज सीबर्ट और मैक्विल का बोला जाता है, डेनिस मैक्विल हुए थे, उनने दी थी, है ना। तो नाम याद रखिएगा, ये हमारी 4 थ्योरीज थी जिन सीबर्ट ने दी थी, और बाद में 2 ऐड की थी डेनिस मैक्विल ने। तो इसमें पहली थ्योरी होती है अथॉरिटेरियन थ्योरी।
तब नॉर्मेटिव थ्योरीज होती क्या है कि मीडिया किस तरीके से काम करना चाहिए ना, बड़ी बड़ी जो लोग बात मानते हैं। तो पहला बोला जाता है अथॉरिटेरियन थ्योरी। इसमें क्या, मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है ना। जैसे मान लीजिए न्यूज़ चैनल गवर्नमेंट चला रही है, अब वो गवर्नमेंट की बुराई करेगा क्या? नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। ये कहाँ हमने सबसे पहले देखी थी, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना। 21 गैजेट, बंगाल गैजेट हमने पढ़ा है, सबसे पहला इंडिया का न्यूज़पेपर था, वो बंद हो गया था। क्या था वो? अथॉरिटेरियन थ्योरी। सरकार के अगेंस्ट बोलोगे तो बंद कर दिए जाओगे। मीडिया इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही पैसा देगा, गवर्नमेंट ही चलाएगा, तो गवर्नमेंट की बुराई ऑब्वियसली होगी नहीं। मीडिया का काम क्या होता है? वॉच डॉग का ना, नेहरू जी बोल गए थे, मीडिया इज वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको क्या देखना है? सब पे नजर रखनी है, फोर्थ पिलर इसीलिए उसको बोला जाता है ना। ठीक, तो बंगाल गैजेट जो बंद हो गया था, ऐसे याद रखिएगा। अथॉरिटेरियन थ्योरी मतलब सब कुछ ओन्ड बाय स्टेट है, सब कुछ गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है। उसके बाद लिबर्टेरियन थ्योरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री प्रेस थ्योरी, है ना, याद रखिएगा। फ्री प्रेस थ्योरी भी बोला जाता है इसको। जॉन मिल्टन के एग्रोपैथी का, तो जॉन मिल्टन साहब ने क्या कहा था? आपका जो यूएस का फर्स्ट अमेंडमेंट है, क्या है? राइट टू प्रोटेस्ट ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारे यहाँ, है ना, कि हर इंसान को प्रोटेस्ट करने की, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारे यहाँ, वो इसी वजह से आपके पास। इनने अपनी स्पीच में कहा था कि मुझे हर राइट से पहले खुद को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात रखने का राइट चाहिए, है ना। इसका कहना है कि मीडिया को एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। मीडिया के काम में स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी बता सकती है, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर सकती है, जिस तरीके से एक्सप्लेन करनी है कर सकती है। लोग अपना उस बात को समझे, माने, है ना। तो प्रेस के ऊपर कोई भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेस को कैसा छोड़ देना चाहिए? फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि वो हर चीज़ की ट्रुथ तक पहुंच सके, पहुंचा सके। तो अथॉरिटेरियन की एकदम अपोजिट क्या हो गई? लिबर्टेरियन। तो याद रहिए, अथॉरिटेरियन पूरा गवर्नमेंट ओनता, फ्री प्रेस गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जॉन मिल्टन का एग्रोपैथी का याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा था यूएस के लिए कि भाई मेरे को सारे राइट से पहले, क्या फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे को, सब राइट से पहले मुझे को एक राइट दे दो, क्या? अपनी बात को फ्रीली रखने का, एक्सप्रेस करने का। ठीक है। उसके बाद आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। अब दो एकदम पोलर अपोजिट एंड पे थ्योरी आ गई हमारी। क्या तो सरकार भैया सब कुछ ओन करेगी, सब सरकार के तरीके से चलेगा, तो सच कभी बाहर ही नहीं आएगा। सरकार अगर गलत करेगी तो उससे सवाल कौन करेगा? एक आ गया कि भैया मीडिया को पूरा खुला छोड़ दो। अब मीडिया को पूरा खुला छोड़ दोगे तो फिर मीडिया गलत करेगी तो उससे सवाल कौन करेगा? उसको कौन रोकेगा? मैसेज को मैनिपुलेट करना, एड्स गलत बनाना, कई सारी चीज़ें हमने देखी ना। तो फ्री प्रेस में भी दिक्कत थी, दोनों की कुछ कुछ लिमिटेशन थी। तो इसके लिए कहा गया कि फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप कोई बात कीजिए। अब जैसे सरकार अगर किसी न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया, बंद कर दिया, तो ये थोड़ी बोलती कि हमारे खिलाफ बोल रहा था इसलिए बंद कर रहा है। वो क्या बोलते हैं? भाई इससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स पढ़ेंगे ना हम लोग, 1923 में आया था। क्या स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा था, सॉवरेनिटी को खतरा था। जब अंग्रेजों ने भी हिक्की गैजेट बंद किया था तो उन्होंने क्या बोला था? ये लोगों में अराजकता फैला रहा है, क्या लोगों में अनरेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है। तो इससे क्या होगा? डिस्टेबिलिटी आ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, समाज भड़क सकता है। क्या गवर्नमेंट में ही लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो फिर देश काम कैसे करेगा? गवर्नमेंट में भरोसा रहना जरूरी है ना। तो इसको बोला गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, कि प्रेस फ्री रहेगी, गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, पर क्या थोड़ा थोड़ा कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो जो पूरे नेशन को या स्टेट को एज अ होल जब इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे याद रखें कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास राइट टू स्पीच तो है, पर आप क्या किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे? फेयरनेस और एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम एथिक्स पढ़ते हैं ना, क्या कि हमको किसी ब्राइब नहीं लेनी है, लिखते टाइम गलत बात नहीं करनी है, अनबायस रहना है, एक सत्ता की तरफ नहीं बोलना है। जिसका क्या एथिक्स है, हमारे मोरल्स है, जो हम लोग खुद एडमिनिस्टर करते हैं, खुद से मान के चलते हैं। ठीक है। तो पहली हमारी हुई अथॉरिटेरियन, सब सरकार के अंडर था तो सरकार की बुराई कोई नहीं बता रहा था। फ्री प्रेस कर दिया तो अब कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी को भी बोल रहा है ना। सेकंड हमारी जब लिबर्टेरियन आए तब प्रेस को कौन रोकेगा? प्रेस अगर कहीं गलत कर रही है, पूरे स्टेट को अगर, तो काम करना रुक जाएंगे हम लोग। तो फिर तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेस को फ्री छोड़ा जाएगा, पर प्रेस क्या करेगी? एथिक्स को फॉलो करेगी, है ना, कोई भी गलत काम नहीं करेगी। और नेक्स्ट आपके है कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी, इसको सोवियत मीडिया थ्योरी भी बोला जाता है ना, याद रखिएगा। इसमें क्या कहना है कि स्टेट ओन तो नहीं है, पर हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है ना, प्राडवा शेप्ड यूएसआर नैरेटिव। इनका क्या कहना था कि स्टेट ओन नहीं है, प्रेस फ्री है, अपनी बात बिल्कुल रख सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? मीडिया खुद से, फ्री प्रेस का इवॉल्व वर्जन, है ना। ये अथॉरिटेरियन का इवॉल्व वर्जन मान लीजिए इसको। क्या उसमें क्या था हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में? कि मीडिया जो है कोई भी गलत बात को बढ़ावा नहीं देगी, इधर उधर की बातें नहीं करेगी, है ना, अपने एथिक्स को फॉलो करेगी ताकि देश की संप्रभुता बनी रहे, है ना।
कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी क्या बोलती है? हाँ, कि आपकी मीडिया बिल्कुल फ्री ओन रहेगी, फ्री प्रेस रहेगी, पर उसको गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी, गवर्नमेंट की खरीदी मीडिया नहीं है, पर अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, सपोर्ट करेंगे सोशलिज्म को, मीडिया तो इनका कहना क्या है कि जैसे मान लीजिए, आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ मैं। कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी ये कि फ्री तो है आपकी, पर सरकार के कुछ खिलाफ बोलोगे तो गायब कर दिए जाओगे, है ना, सिंपल। तो क्या सूडो फ्री है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि मीडिया ओन नहीं की जाती है गवर्नमेंट के, पर रूल इतने स्ट्रिक्ट बना दिए हमने कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते हो। बोलोगे तो क्या आपकी फंडिंग चली जाएगी, आपको कोई काम नहीं देगा, तो मीडिया काम कर ही नहीं पाएगी ना। स्टेट ओन्ड नहीं है, फिर भी क्या स्टेट रेगुलेटेड है, तो स्टेट ओन्ड होगी तो अथॉरिटेरियन बोलेंगे, स्टेट रेगुलेटेड होगी तो उसको सोवियत या कम्युनिस्ट बोलेंगे, जब कंप्लीटली फ्री होगी तो उसको लिबर्टेरियन बोलेंगे, फ्री प्रेस थ्योरी, और जब कंप्लीटली होने के बाद भी स्टेट के बारे में खुद से जब मीडिया सोचेगी तो उसको बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, ये हमारी 4 थ्योरी हुई। अब उसके बाद 2 थ्योरीज आई, अब इनमें काफ़ी सारे गैप रहेगा ना। पहली आई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की थ्योरी, डेनिस मैक्विल ने ये दी थी। इनका क्या कहना था कि भैया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, उनकी जो मीडिया होती है, उनको बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, है ना। कैसे? एजुकेशन को प्रमोट करे, हेल्थ को प्रमोट करे, जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताए, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बाकी सारे फंक्शंस बाद में आएंगे, पहले कंट्री को डेवलप करेंगे फिर बाकी बातें सोचेंगे। बोला था ना, बदलाव घर से शुरू होता है। तो इसीलिए इनने कहा कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की थ्योरी, मीडिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट के लिए काम करना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंडिया का साइट एक्सपेरिमेंट। अब साइट एक्सपेरिमेंट क्या था? साइट एक्सपेरिमेंट था कि हर ज़िले में, पंचायत ऑफिस में क्या किया जाएगा, एक टीवी लगाया जाएगा, उस पर एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएंगे और लोग जा जाके देखेंगे। एमपी से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले धार में शुरू हुआ था। नेट के में आपका ये काफ़ी सवाल आता है ना, तो ध्यान रखिएगा। साइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हर पंचायत ऑफिस में एक टीवी लगाया जाएगा, उस पर एजुकेशनल प्रोग्राम चलेंगे, कृषि से रिलेटेड हों चाहे बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, सब एजुकेशन प्रोग्राम चलेंगे। तो वहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट सब देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, पहला कम्युनिटी में बॉन्डिंग बढ़ेगी, दूसरा एजुकेशन स्प्रेड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मीडिया का कौन सा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। अब डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन क्या बोलता है, ये आपका जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थी ना, उसी का अपडेटेड वर्जन मान लीजिए कि अब लोग क्या, लोग के सबके पास फ़ोन आ गया। अभी नए ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एक टर्म सुना है सिटीजन जर्नलिज्म, डेनिस मैक्विल ने, क्या, कम्युनिटी बेस्ड, लोगों के बीच में फ्रीडम होनी चाहिए कि उसको जो भी नॉलेज चाहिए। अब मीडिया का इंसान सेलेक्ट करा ना, इतने सारे चैनल हो गए, इतने सारे तरीके हो गए मीडिया को कंज्यूम करने के, तब कोई भी उसको ओन नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो बोलते हैं हम लोग, फेक न्यूज़ नहीं शेयर करनी चाहिए ना, हाँ, वो इसी थ्योरी के अंदर आता है। ये क्या, हमारे पास कोई भी खबर आई तो हम उसको वेरीफाई करेंगे आगे बढ़ाने से पहले, है ना। लोग अपनी तरफ से कोई चीज़ डाल रहे हैं, कोई शिकायत है तो उसको इस तरीके से करेंगे किसी की भावनाएं हर्ट नहीं हो। इसलिए बोला जाता है कि मीडिया एजुकेशन आज की तारीख में इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जनता का, पब्लिक का पार्टिसिपेशन। तो पहले मीडिया क्या थी, एक तरफ से मैसेज दे रही थी, उसका ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए सारी थ्योरी थी। पर अब यहाँ बोला जा रहा है कि ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करेगी ताकि दूसरी ऑडियंस पे क्या फ़र्क पड़े, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो ये सारी हमको समझ में आई। पहली अथॉरिटेरियन, जब सरकार के द्वारा ही ओन की जा रही है ना, तो ना सरकार की बुराई होगी ना कुछ, सीधे गवर्नमेंट नहीं खरीद रखी, सब गवर्नमेंट की बातें होंगी, गवर्नमेंट को अच्छा बताना अच्छा बताएगी, बुरा बताना बुरा बताएगी, सब गवर्नमेंट का लेना देना, है ना, उसको बोला अथॉरिटेरियन। दूसरा हमने पढ़ा लिबर्टेरियन, फ्री प्रेस है कि भैया उसको फ्री छोड़ दिया, वो गवर्नमेंट की अच्छाई करे बुराई करे वो प्रेस का है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, कोई भी लिमिट नहीं होगी, प्रेस के पास फुल पावर है। तो पहले फुल पावर गवर्नमेंट के पास, फिर प्रेस के पास, फिर सेकंड थर्ड आई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी कि प्रेस को हम लोग गवर्नमेंट ओन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट उसके काम में प्रॉब्लम नहीं डालेगी, पर मीडिया एक खुद से सेट ऑफ रूल्स बनाएंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, एथिक्स, उन एथिक्स को फॉलो करेगी। ये हो गई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद हमारी क्या आई, सोवियत मीडिया थ्योरी कि नहीं, अथॉरिटेरियन ही रहेगी, गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी पर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आई आपकी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी कि भाई ये सारी जो 4 बात हमने की, ये तो है ही, मीडिया किस तरीके से काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, ये तो हमने नॉर्मेटिव थ्योरीज बता दी ना, मीडिया के नॉर्म्स क्या हैं। उसके बाद हमारी जो आई थ्योरी कौन सी थी, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। इसमें क्या बोला गया भैया कि हम लोग
अपनी तरफ से सबसे पहला फंक्शन क्या करेंगे, डेवलपमेंट का, एजुकेशन के बारे में, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके बारे में, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, भला किया जा सकता है, देश की भलाई के बारे में सोचेंगे, है ना। अब चाहे वो स्टेट ओन्ड होके सोचे हम कि चाहे फ्री होके सोचे, ठीक है। और उसके लास्ट आई हमारे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो ऑडियंस थी वो पार्टिसिपेट करेगी, तो क्या हो जाएगा, प्रेस का एक्सेस बढ़ जाएगा, वर्टिकल। अब जैसे किसी को किसी नेता से बात पहले करनी होती थी तो वो न्यूज़ वाले उसके पास कभी इंटरव्यू लेने चले गए, लोगों के बीच में जाके पूछते थे सर आपको क्या शिकायत है, तब बात जाती थी। अब क्या है, ट्विटर है आपके सामने, डायरेक्ट टैग किया, लिख दिया कि भाई मेरा काम सही से नहीं हुआ। रेलवे में आप जा रहे हैं गंदगी, तो आपने ट्रेन का लिख दिया कि भाई मेरी ट्रेन गंदी है, तो क्या तुरंत एक्शन हो जाता है ना, ट्विटर के थ्रू उनको डायरेक्ट पता चल जाता है। अब डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, हायरार्की मॉडल खत्म करने की बात की गई। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, आप कितनी ईजिली एक्सेस कर सकते हो मीडिया को और लोगों को जिनसे आपको सवाल करना है, ठीक है। एनकरेजेस लोकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या ग्लोबल विलेज बनाने का, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपकी सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसमें पहली थ्योरी है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, हम सब ने 10वीं 12वीं क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा कल्टीवेशन। क्या, राइस कल्टीवेट करते थे ना, राइस कल्टीवेट करना मतलब राइस को उगाना, किसी भी चीज़ को उगाना। तो बहुत तो जॉर्ज गर्नर साहब ने क्या कहा था, बहुत समय तक आप टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे तो ये कैसे बच्चों पे सेलेक्ट किया गया था कि अगर वायलेंट टीवी प्रोग्राम बच्चों को दिखाया जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, ठीक है। क्या वायलेंस बहुत दिन तक दिखाया गया तो क्या वायलेंस कल्टीवेट हो गया बच्चों के अंदर। इससे क्या आया, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्या है, अगर बच्चे वायलेंट प्रोग्राम देख रहे हैं और अन्य वायलेंट हो गए, तो एक कॉन्सेप्ट तो है, जो बच्चे वायलेंट नहीं हो गए, कुछ बच्चे होते हैं ना, अब ज़रूरी थोड़ी हर कोई वायलेंट चीज़ देखो वायलेंट हो जाए, जो वायलेंट नहीं होगा उनको क्या लगेगा, समाज बहुत ही ज़्यादा जालिम है। जो जालिम दुनिया का कॉन्सेप्ट है ना, क्या हम ऐसे याद रखेंगे, जालिम दुनिया का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है कि भाई बाहर जाएंगे तो सब हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं सोच रहा है, सब हमारा बुरा ही करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। जब आप वर्ल्ड को ऐसा देखने लगते कि वर्ल्ड क्या है, जालिम है ना, मीन वर्ल्ड, ऐसे याद रखेंगे, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जालिम दुनिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कहाँ से आया, कल्टीवेशन थ्योरी से। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोग्राम दिखाओगे बच्चे वैसे हो जाएंगे। इसलिए देखा होगा आपने बच्चों का प्रोग्राम्स कैसे आता है, कलरफुल ब्राइट होते हैं। क्या, एक मोटा हाथी झूम के चला, हम देखते हैं ना, बहुत कलरफुल सी बातें, कलरफुल सा हाथी है, हमको पता हाथी का कलर तो एक ही होता है पर उसमें अलग अलग कलर के बनाया गया, क्यों, ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट सीख पाए, समझ पाए, है ना। फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली बनाने का काम करते हैं बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा उसको एजुकेशनल बनाने का काम करते हैं ना। तो इसलिए बोला गया, इसको बोला गया कल्टीवेशन थ्योरी, कि जैसे बच्चा टीवी या मीडिया कंज्यूम करेगा उस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी कल्टीवेट होगी, एक लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी। ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा प्रोग्राम देखेंगे ज़रूरी नहीं है आप वैसे ही हो जाएं, ठीक है। मीडिया सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है। तो बच्चों को बार बार एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाओगे तो उनकी क्या जागरूकता बढ़ेगी एजुकेशन की तरफ, तो वो खुद पढ़ाई करना चाहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कल्टीवेशन की, मैं अगर रोज़ 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 आपको बोलूँगा हाँ जी मोदी जी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, मोदी जी बढ़िया, तो ऐसा नहीं कि आप मान लोगे मोदी जी बढ़िया, आप सोचोगे अच्छा मोदी जी बढ़िया, तो मोदी जी क्यों बढ़िया, फिर आप उनकी बढ़िया चीज़ों के बारे में जाकर पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे वो आपकी बात है ना। तो क्या मीडिया डायरेक्टली कल्टीवेट नहीं करती, एजेंडा सेट करती है हमको किस तरफ जाना है। तो पहला मान लीजिए कि मैं आपको हाथ पकड़ के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले गया, वो आपकी कल्टीवेशन थ्योरी थी, ठीक है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी, मैंने आपको रास्ता बता दिया कि सर यहाँ से सीधे जाना, लेफ्ट मुड़ोगे वो क्या आपका पहुँच जाओगे। अब आप जाओ नहीं जाओ उस रास्ते पर आपकी इच्छा। थर्ड आई आपकी यूज़र ग्रेटिफिकेशन, यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये कहती है कि ऑडियंस भैया पैसिव नहीं है ना। इससे पहले क्या दोनों में ऑडियंस को पैसिव माना जा रहा था कि हम क्या ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये आई ऑडियंस ने, क्रैड्स ने, यहाँ पे बुलवर और क्रैड्स ने क्या कहा, भैया ऑडियंस वही देखेगी, मीडिया वही कंज्यूम करेगी जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा नहीं है आपने टीवी पे वायलेंट प्रोग्राम चला रखे हैं तो बच्चे वायलेंट हो जाएंगे। बच्चे वायलेंट कब होंगे, जब वो वायलेंट प्रोग्राम को देखेंगे। और वो वायलेंट प्रोग्राम को देखना कब चूज़ करेंगे, यूज़र और ग्रेटिफिकेशन, जब उनने आसपास वायलेंस देखा होगा, फेमिलियर होंगे, तभी चूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चों के आसपास वायलेंट नहीं है, सही से रखा गया है, तो मीडिया कितना ही प्रोग्राम चला है वो उसको स्किप कर देंगे। क्या, अभी हम लोग आगे स्लाइड के आखिरी में पढ़ेंगे सिलेक्टिव रिटेंशन, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल, पर्सनल एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम 3 टर्म पढ़ेंगे, सिलेक्टिव, एक्सपोजर, रिटेंशन एंड परसेप्शन, ठीक है। तो यूज़र और ग्रेटिफिकेशन एक लाइन में समझ लीजिए कि नहीं, ऑडियंस की तरफ से बोली गई। पहली 2 थ्योरीज थी हमारी मीडिया की तरफ से कि मीडिया कल्टीवेट करती है, एजेंडा सेट करती है। थर्ड वाली हमारे बोल रहे नहीं, ये दोनों काम कहाँ ऑडियंस की तरफ से हो रहा है। ऑडियंस वही चीज़ देखेगी जो उसका मन है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ना, यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन, यू किस तरीके से उसको यूज़ करना है, इसकी डिसीजन कौन लेगा, ऑडियंस खुद लेगी, ठीक है। अब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, आइडेंटिटी, इंटरेक्शन, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, मार्शल मैक्लुहान ने दिया था, है ना। मार्शल मैक्लुहान को इसलिए याद रखना है क्योंकि इनने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, यूजीसी नेट में हमेशा पूछी जाती है, अगर आप देंगे तो क्या
मैसेज इज़ द मीडियम। इनने क्या बात की थी, ग्लोबल विलेज की। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मास कम्युनिकेशन का फ्यूचर क्या है या कम्युनिकेशन का फ्यूचर क्या है, ग्लोबल विलेज। एक समय ऐसा आएगा कि सारी दुनिया क्या बन जाएगी, एक विलेज, गांव बन जाएगी। अब गांव में हमको किसी से बात करनी होती है, किसी के घर जाना होता है तो क्या बहुत अप्रोचेबल होता है, एक बड़ी फैमिली जैसा होता है ना। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये बताना चाहता है कि हम लोग सब क्या एक फैमिली हो जाएंगे। हमारे क्या जितने भी बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्या कैसे कैसे बैरियर होते हैं, लैंग्वेज का बैरियर होता है, डिस्टेंस का बैरियर होता है, डिस्टेंस का खत्म ही होगा, फ़ोन लगा लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इतने सारे आ गए हमारे पास, उनको यूज़ कर लेते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि सबकी एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन चीज़ हो जाएगी जिसके थ्रू हम बात कर पाएंगे और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ बहुत अप्रोचेबल हो जाएगा, एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा ना, पूरी दुनिया एक सिंगल गाँव की तरह हो जाएगी। इनने कब किया था, इंटरनेट से भी पहले, है ना। तो इंटरेस्टिंग बात याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर क्या होगा, ग्लोबल विलेज। फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या, ग्लोबल विलेज। इस तरीके से याद रखिए तो आपको याद रहेगा। अब इम्पैक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। एजुकेशन, हमने साइड प्रोग्राम पढ़ा ना, धार से शुरू हुआ था। किस में पढ़ा हमने साइड प्रोग्राम, ये रहा आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी में। डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, साइड प्रोग्राम। तो पहला, उसके बाद इंटीग्रेशन, लोगों को जोड़ने का। तीसरा, अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के बारे में बताया, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, है ना, वो सब हमने पढ़ा। तो पॉजिटिव क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं मास कम्युनिकेशन के, एजुकेशन, पढ़ाना लिखाना, इंटीग्रेशन, लोगों को मिलाना, कल्चरल बैरियर खत्म करना, ग्लोबल विलेज वाली बात, और अवेयरनेस फैलाना, ठीक है। नेगेटिव अब क्या क्या हो सकता है, जो हमारी फ्री प्रेस थ्योरी थी ना, क्या लिबर्टेरियन थ्योरी, उसकी जो लिमिटेशंस थी, बायस हो सकते हैं, प्रोपोगेंडा हो सकता है। प्रोपोगेंडा का मतलब किसी फॉल्स मैसेज को बार बार बढ़ा चढ़ा के बताना ताकि वो सच लगे। और लास्ट है आपका डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है समझिएगा, पूरी अगर आपका वर्ल्ड है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिजिटल डिवाइड क्या बोलता है, आधी दुनिया ऐसी है जो डिजिटल की तरफ चली गई है ना। आपके पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, टैबलेट्स भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास है थोड़ी सी, आपका एक बेस ऑफ नॉलेज है। आपने इंग्लिश, आपको बेसिक आती थी, तो आपके क्या सारे डिवाइसेस अभी इंग्लिश में ना को सीख पा रहे हैं। अब डिवाइसेस में हिंदी भी ला दी गई है, पर अब किसी ने हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना ही नहीं सीखी तो वो डिवाइस को कैसे ऑपरेट करेगा। तो ये कंडीशन है डिजिटल डिवाइड के। अब डिजिटल डिवाइड के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला, इकोनॉमी हो सकता है। दूसरा, एजुकेशन, जो मैंने आपको बताया। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीनरी, है ना, कि वो टेक्नोलॉजी समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब है दुनिया दो पार्ट में बट गई है जब से हमने उसको क्या ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, डिजिटल चीज़ों को समझना शुरू किया है। पहला, जो इनको एक्सेप्ट कर रही है, सीख रही है और बढ़ रही है, उनका भला होता जा रहा है। और दूसरा, जो इनको नकारना चाह रहे हैं, पुराने लोग होते हैं बोलते हैं नहीं हमको फ़ोन पे भरोसा नहीं है, पैसा कट जाएगा, हम कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे, इस तरीके से। तो क्या बढ़ गई है। अब उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कल्चरल रीज़न हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है। डिजिटल डिवाइड, दुनिया का डिवाइड जो डिजिटल की तरफ है। डिजिटल की तरफ मतलब जिनको चीज़ें आती हैं, मीडिया लिटरेसी वगैरह है उनके पास। और दूसरा, जो अभी भी एनालॉग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, एआई जर्नलिज्म, हमने देखा है ना, एआई के थ्रू जर्नलिज्म किया जा रहा है, न्यूज़ स्टोरीज उनको बताया जा रहा है। एआर और वीआर स्टोरी टेलिंग। एआर क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी। हम लोग स्नैपचैट में फिल्टर आता है ना, टेबल की तरफ पॉइंट करते हैं, हमारा इमोजी उस पर डांस करने लगता है, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। जब आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी, सिस्टम के बाहर कुछ आपको होता दिखे या एडिट होता दिखे, उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। आप सिस्टम के जब अंदर जाते हो, क्या, अब जब हमारे चेहरे पे चश्मा लगा तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी थी, पर हमको किसी ने फ़ोन पे एक वीडियो बना के दे दिया किसी घर के टूर का, वो क्या हमारी वर्चुअल रियलिटी हो गई। हम सिस्टम के अंदर है, कोई गेम है, हमने वीआर गॉगल्स लगा और उसको खेल रहे हैं, तो क्या एक आर्टिफिशियल माहौल में खेल रहे हैं ना। तो जब आर्टिफिशियल होगा तो वीआर, जब रियल होगा तो ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद सिटीजन जर्नलिज्म हमने पढ़ा ही, क्या डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन थ्योरी इसलिए जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। क्या सिटीजन जर्नलिज्म बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई इंसान जर्नलिस्ट बन सकता है, हर कोई मीडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यूजीसी बोलते हैं हम उसको, है ना। जैसे आपकी यूजीसी कमीशन होता है ना, जो आपको यूजीसी नेट देगी, जेआरएफ का पैसा कहाँ से, यूजीसी से आता है। तो वैसे याद रखिएगा क्या, यूजीसी, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, पर्सनलाइज एल्गोरिदम। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ग्लोबल विलेज की हमने बात की ना, तो सब पर्सनलाइज एल्गोरिदम। टू स्टेप मल्टी स्टेप में बात की कि भाई क्यों आ रहा है ओपिनियन लीडर, क्योंकि वो अपनी जो पर्टिकुलर ग्रुप है उनका, जिनके समझा सकते हैं, जो उनके इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस है, उनको वो अपने तरीके से ज़्यादा बेटर समझा सकते हैं। बिकॉज यूजर्स ग्रेटिफिकेशन, लोगों ने चूज़ किया है उनको चुनना, बाकियों को इग्नोर करके। तो उनकी बात को समझाना, उनका एक पर्टिकुलर वे और फॉर्मेट है जिसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर एंड टेक बैरियर। फिजिकल बैरियर, जितनी भी चीज़ें आपकी फिजिकल वर्ल्ड में, नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना,
ये सारी तरीके की चीज़ें, फिजिकल चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये आपकी क्या है, फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर आपका स्ट्रेस हो गया, प्रेजुडिस हो गया। स्ट्रेस मतलब आप बहुत ज़्यादा चिढ़े हो, किसी की बात को आपको समझाना चाहेगा तो आप नहीं समझोगे। प्रेजुडिस, आपने पहले से मान लिया कि इंसान गलत ही बात करता है तो भी आप नहीं समझोगे। या तो आपने स्टीरियोटाइप पहले से मन बना लिया कि यार ये तो ऐसे ही होते हैं, जैसे ना नॉर्थ वाले साउथ वालों के बारे में बना लिया, साउथ वाले नॉर्थ वालों इंडियंस के बारे में बना ले, कि साउथ के लोग हैं नॉर्थ इंडियंस को बोलते हैं यार ये लोग तो बहुत रूड बात करते हैं। या तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के बारे में बना ले कि यार ये तो इंग्लिश में ही बात करेंगे, इनको तो हिंदी आती नहीं होगी, है ना। पहले से हमने बना लिया, हो सकता है उनको आती हो, पर क्या पहले से हमने बना लिया तो हम उनसे उन लैंग्वेज में अप्रोच ही नहीं करेंगे। दूसरा फिर आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक क्या, लैंग्वेज आपकी हिंदी है, उनकी इंग्लिश है, या फिर उनकी कोई और लैंग्वेज है, आप किसी और लैंग्वेज बात करें तो दोनों की लैंग्वेज नहीं मैच करेगी तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। बैरियर्स वो कंडीशन जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो, ठीक है, कि आपके कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आए। और जार्गन्स क्या होते हैं, ये टर्म याद रखिएगा। जार्गन का मतलब होता है कोई भी टेक्निकल टर्म जब हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपको बोला आपका बीपी लो है। अब आपको बीपी का मतलब पता है, ब्लड प्रेशर, तो ठीक है आपको बात समझ में आ गई। पर आपको नहीं पता है तो आपको क्या समझ में आएगा, मैंने बोला आपका सिस्टोलिक फंक्शन खराब चल रहा है। अब आपको सिस्टोलिक का मतलब पता है तो ठीक है, मैंने कहा आपकी लिपिड साइकिल में दिक्कत है। तो कभी अगर हम डॉक्टर हो ना, डॉक्टर साहब इंग्लिश में बता दो या हिंदी में इसका मीनिंग बता दो, आपने जो बोला हमको समझ तो आया नहीं, क्या हमारा मेडिकल का बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड होगा तो हम उस बात को समझ सकते हैं, उनके लिए नॉर्मल है पर हमारे लिए बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड में डिफरेंस है। तो क्या, टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जार्गन, ठीक है, टेक्निकल जार्गन भी बोला जाता है। उसका कल्चरल बैरियर, जब भी मैंने बताया ना स्टीरियो टाइपिंग, हम पहले से सोच लेते कि ऐसा ही होगा, इसलिए इसको साइकोलॉजिकल से अलग रखा गया है। हमारे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स हैं। सेट ऑफ बिलीव्स क्या होते हैं, कि हमने कैसे कैसे चीज़ें देखी हैं, क्या क्या हमको सिखाया गया, हमारे घर में किस तरीके से बातें हो रही हैं, तो वही बात हमारे मन में बैठ गए, सब कॉन्शियस में बैठ गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग खराब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पर हमारे मन में बैठ गए। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, अब टेक्नोलॉजिकल टेक बैरियर जो लास्ट में लिखा है, ये क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो के थ्रू, है ना, हम लोग इस बात को समझना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। अब दिक्कत क्या होगी, अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ समझ में आ रही है, अब आपका नेट चला जाए, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, फ़ोन चलना बंद हो जाए, क्या है, ये सब मेल फंक्शन कर रही है टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, हमारे टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपसे बात की थी, पर्सनल एंड इंडिविजुअल इंडिफरेंस, केपलर ने दी थी। सेलेक्टिव प्रोसेसेस बोला जाता है ना, सेलेक्टिव एक्सपोजर, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड सेलेक्टिव रिटेंशन। तो सेलेक्टिव एक्सपोजर, सीधी सीधी बात, वी वॉच वॉट वी लाइक, हम वही देखते हैं जो हमको पसंद है। तो कल्टीवेशन थ्योरी बोल तो रही कि हम वॉयलेंस देखेंगे तो वॉयलेंस हो जाएगा, पर वॉयलेंस हम देखेंगे कब, जब हमको वॉयलेंस पहले से पसंद होगा ना, जब वॉयलेंस हमारे लिए पहले से नॉर्मलाइज होगा, तभी हम वॉयलेंस को चूज़ करेंगे देखने के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव एक्सपोजर। हम खुद को एक्सपोज उसी चीज़ से करते हैं जो हमको पसंद है ना। वी वॉच वॉट वी लाइक, सेलेक्टिव, हम हर चीज़ नहीं देख लेंगे, जो चीज़ हमको पसंद आएगी हम वही देखेंगे। तो पूरा पूरा ब्लेम मीडिया पे डालना कि आजकल की सोसाइटी में गालियाँ बढ़ गई हैं या वॉयलेंस बढ़ रहा है, इस क्यों, क्योंकि मीडिया ऐसे प्रोग्राम्स बना रही, नहीं, मीडिया किससे सीख रहा है, ऑडियंस को देख, वर्ल्ड को देख के, जो वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उसी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो अपने कंटेंट में, और उसको डिलीवर कर रहा है ना। इसीलिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे चल रही है आजकल दुनिया, है ना। जो यूज़र्स कर रहे हैं उसी को देख के कंटेंट जनरेट किया जा रहा है और फिर बताया जा रहा है। बोलते हैं ना, एक कॉमेडियन कभी भी जाता है तो सबसे पहले नोटिस करता है क्या, कोई चीज़ है, कोई दिक्कत है क्या, कॉमेडियन आप ही लोगों से कंटेंट इकट्ठा करके फिर आप ही को उस बारे में कहानी सुनाता है, ठीक है। तो सबसे इजी याद रखेंगे, सेलेक्टिव एक्सपोजर, वी वॉच व्हाट वी लाइक, तो जो हमको पसंद है हम वही देखेंगे। सेलेक्टिव एक्सपोजर, उसी से खुद को एक्सपोज करेंगे, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर कर देंगे। सेलेक्टिव परसेप्शन, अब चलिए मान लिए हमने कोई चीज़ देख ली है ना, अब हमने पूरा तो देखा नहीं, एक बुक का कवर देखा या सिनॉप्सिस पढ़ा, चले गए। अब उसको हम समझेंगे या नहीं समझेंगे। अब कोई बोल दे कि हार्म केवल फिजिकली होती है ना, मेंटल हार्म तो होती नहीं, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो अगर हम लोग हैं भाई वैसे ही, हमको कभी हुआ नहीं है, तो हम बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, हाँ सही बोल रहे हैं यार, हमने तो कभी देखा ही नहीं है जीवन में, बिल्कुल सही बात है ना। वी अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मेरे को कोई एक तरीके से मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना था, कोई दूसरा तरीका बताएगा, हम मना कर देंगे नहीं ये तो गलत तरीका है, भले उससे आंसर सही आ रहा हो, जल्दी आ रहा हो, नहीं, हमको वही समझना है जो हमने पहले ही समझ रखा, हमारा मन बना हुआ है। बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं, क्या रिजिड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो वही समझेंगे जो उनका समझने का मतलब है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं सरकार की तरफ हैं, वो प्रो गवर्नमेंट है, तो उनको आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात बताओगे तो समझ सुनना ही नहीं चाहेंगे, आप कितनी भी रीजनिंग कर लो, क्या भैंस के आगे बीन बजाना हमने सुना है ना। तो वैसे याद रखिएगा, सेलेक्टिव परसेप्शन, अगर हमको चीज़ आप दिखा भी दोगे, आई चूज टू वॉच इट, एक्सपोज माई सेल्फ टू इट, पर अगर उसकी एक्सप्लेनेशन मेरे एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं करे, मेरे परसेप्शन से मैच नहीं करे, तो मैं नहीं मानूंगा। इसमें एक चीज़ होती है रोशोमन इफेक्ट, वो आपको आगे बताता हूँ। और सेलेक्टिव रिटेंशन, वी रिमेंबर वॉट
सपोर्ट्स अस, हम याद वही रखेंगे। चलिए कोई बात थी, है ना, मैंने कोई चीज़ देखना चाही, मैंने देख ली, वो सेलेक्टिव एक्सपोजर हो गया मेरा, मेरे को मन था तो मैंने उसको देख लिया। अब वो मेरी तरीके से बात कर रही थी तो मेरे को समझ में भी आ गई, और अब वो मेरे ही सपोर्ट में बात कर रही तो मेरे को वो याद भी रह जाएगी। अब कोई ऐड है ना, उसको मेरे को समझ में आ गया, पर उस ऐड से मेरा लेना देना नहीं है ना, मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए जैसे 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 मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, मेरे को कोई सुई का ऐड दिखा है, सिरिंज होती है ना, इंजेक्शन का ऐड दिखाया मुझे, अब मुझे उस इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो चलो मैंने चूज़ किया उसको देखना, है ना, वो ऐड मैंने देखा पूरा, मेरे को ऐड समझ में भी आ गया, सिरिंज का ऐड है, ये फ़ायदे हैं, पर मुझे वो ऐड याद नहीं रहेगा 2 दिन बाद। आप मेरे से पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरे को उसका काम नहीं है, मेरे को उसको रिकॉल नहीं करना है, तो क्या मेरे ब्रेन ने उसको उतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया, वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में था, वहीं से लॉस हो गया। पर वही मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, किसी बुक का ऐड है, मेरे को 20% उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और मुझे पता है कि इस बुक से 100 सवाल आने वाले हैं मेरे पेपर में। ऑब्वियसली मेरे से 10 दिन बाद भी पूछोगी तो मैं आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि ये ऐड था, उसमें ये दिख रहा था, इतने % डिस्काउंट था, क्या सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रिटेंशन। तो सबसे पहला सेलेक्टिव एक्सपोजर, वो चीज़ हम वही देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं, है ना, हर चीज़ हम नहीं देखेंगे, कितनी भी चीज़ें आप हमारे सामने रख दीजिए, हम सेलेक्ट करेंगे कि हमको कौन सा देखना है। पैसिव नहीं, ऑडियंस एक्टिव है ना, इसीलिए बोला जाता है। दूसरा सेलेक्टिव परसेप्शन, अब हम देखेंगे तो उसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये भी हमारे उस पर मन पे डिपेंड करता है। हमको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो समझेंगे, नहीं आएगी तो नहीं समझेंगे। भैंस के आगे बीन बजाते रहो, दीवार में सर मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलेक्टिव रिटेंशन, अगर हमको समझ आ गया, हमको पसंद आ गई, हमने देख लिया और उसका हमको समझ भी आ गई, अब याद रहेगा नहीं रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमको उसका दोबारा काम पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हमको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर हमको सपोर्ट कर रही है, हमारा किसी दोस्त ने कभी साथ दिया तो हमको याद रहेगा, हाँ भाई इसने मेरा साथ दिया था, उसको कोई गलत बोलेगा नहीं नहीं मेरा भाई सही है, हम उस टाइम उसका सपोर्ट करेंगे ना। तो उसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रिटेंशन, जो हमारा सपोर्ट करती है। इनको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेलेक्टिव एक्सपोजर, योर माइंड चूजेज ओनली व्हाट फिट्स योर टेस्ट, है ना, टेस्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, वही हम लोग चुनेंगे जो हमको पसंद है, अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल, बीजेपी की सपोर्टर रिपब्लिक टीवी देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, से बीजेपी वाले क्या रिपब्लिक टीवी देख लो, मान लेना कोई पर्टिकुलर चैनल है उसको देख लिया। कांग्रेस का सपोर्टर एनडीटीवी देख ले, है ना, क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल है, वो हम लोगों का फेमिलियर बात कर रहे हैं, हमने वो चीज़ पहले देखी है ना। कल्टीवेशन थ्योरी के लिए बोला था कि वायलेंस बच्चे तभी चूज़ करेंगे जब उन्होंने आसपास वायलेंस देखा है, वरना वायलेंट प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे खून खराब हो रहा है, स्किप कर देंगे। हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना, अब किसी मूवी में बहुत ज़्यादा खून खराब है, ऐसी कोई चीज़ वायलेंट होती है कि हम उसको स्किप कर देते कि नहीं यार अच्छी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। वी अवॉइड वॉट डिसएग्री विथ हर बिलीव्स, जो भी चीज़ हमारे गोल या बिलीव से अलाइन नहीं करती हम उसको क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं। सेलेक्टिव रिटेन परसेप्शन, वी अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड। 10 लोगों ने सेम स्पीच सुनी, मैं आप सबको क्लास दे रहा हूँ, अब कुछ लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को क्लास बुरी लगेगी, समझ दोनों का ही ना, बिना समझे अच्छा बुरा तो आप क्लास को बोल नहीं दोगे, आपको समझ में आई। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ने बहुत तेज बोला, ऐसे बोला वैसे बोला, जो भी आता है, तो आपका परसेप्शन क्या उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ 9 लिख दूँ, है ना, ये 9 लिख दिया मैंने, अब एक इंसान इधर खड़ा है, एक इंसान इधर खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? रोशोमन इफेक्ट। उधर से जो खड़ा है, इधर जो इंसान खड़ा है, वो क्या बोलेगा? 6 लिखा है, सही बोल रहा है, एक ही चीज़ है, एक ही लेटर, एक ही सिंबल बना हुआ है, इधर जो इंसान खड़ा है बोलेगा 9 है, इसको क्या बोलते हैं? रोशोमन इफेक्ट। क्या दो तरफ आप खड़े हैं, दोनों तरफ से चीज़ें सही है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, तो जब इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जा रहा है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। हम बात का मीनिंग, यूजर ग्रेटिफिकेशन ना, मीडिया के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर हम किस फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे हमारी चॉइस है, उसको क्या बोला गया? रिटेंशन। अब मीडिया पर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, मीडिया पर हम टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक। इसको याद रखिएगा, रोशोमन इफेक्ट काम आता है, इसी नेट में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। टीचर ने कहा यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, है ना, एक बच्चा होगा मान लेगा अरे मैं तो यूजलेस हूँ, मेरा काम खराब हो गया। वहीं दूसरा बच्चे का परसेप्शन क्या है? नहीं सर को मेरे में भरोसा, मैंने अच्छा किया है, मैं और इससे भी अच्छा कर सकता हूँ ना, खराब नहीं किया। रिसेप्शन है तो इसका क्या पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव आउटलुक है, दूसरे वाले का, पहले वाले का नेगेटिव आउटलुक था, ठीक है। परसेप्शन इज डिफरेंट, लाइक टू पीपल, एक ही क्लाउड, एक जैसे हम लोग जमीन पे लेटे बादलों को देख रहे हैं, अब किसी को बादल में ड्रैगन दिखाई दे रहा है, उसी में सेम बादल में किसी को रैबिट दिखाई दे रहा है, क्या परसेप्शन अलग अलग है। लास्ट था आपका सेलेक्टिव रिटेंशन, वी रिमेंबर व्हाट सपोर्ट अस, ब्रेट ओनली लाइक्स व्हाट डिलीट्स एवरीथिंग अनकंफर्टेबल। हमने कोई खून खराब वाली पिक्चर मान लो देख भी ली, थिएटर में चले भी गए, फंस भी गए, अब वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी तो मैंने इग्नोर की, मैं फ़ोन चला रहा हूँ बीच में, बात सुन नहीं रहा हूँ, है ना, ध्यान नहीं है हमारा, हम उसको रिटेन नहीं कर रहे हैं, रिटेन नहीं करेंगे तो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो हमको याद वही चीज़ रहेगी, रिटेन वही होगी जो हमको पसंद आएगी, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ अनकंफर्टेबल होगी या एग्री नहीं करेगी, हमारे बिलीफ से मैच नहीं करेगी, उसको क्या ब्रेन डिलीट कर देगा। एग्जाम्पल क्या? यू रिमेंबर द कॉम्प्लीमेंट फॉर ईयर्स, यू फॉरगेट द क्रिटिसिज्म इन 5 minutes,
है ना। कॉम्प्लीमेंट हमको किसी ने दिया, भाई तू बहुत सुंदर दिख रहा है, मेरे को याद रहेगा यार उसने दिया था। अब किसी ने बुराई की तो हमने सोच दिया भाई ये तो रोज ही डांटता रहता है टीचर, इसको क्या एक्सप्लेन वो कर दो, इग्नोर कर दो। हम क्लास में गए ना, कोई टीचर होता है तारीफ कर करके पढ़ाता है, हमको अच्छा लगता है, अच्छे सर हैं क्या, आंसर दो तो तारीफ करते हैं, वेरी गुड बच्चा बोला था उन्होंने मेरे को। एक सर हैं वो, उनको सही आंसर दो गलत आंसर दो डांटते ही रहते हैं, कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं, हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और अपोजिट सेंसिटिव पीपल, जो सेंसिटिव लोग हैं उनको उनको बुराई ज़्यादा दिन तक याद रहती है ना। कुछ लोग होते हैं उनको यार, उसने 2 दिन पहले मेरी बुराई की थी, 10 साल पहले उसने बुराई की थी, आज मेरे को मौका मिला है मैं इसकी बुराई करूँगा, है ना। उल्टा भी होता है कई बार। तो रिटेंशन क्या, जो हमारे बिलीफ से एग्री करेगा, जो हमारे आउटलुक से एग्री करेगा उसी को हम मानेंगे। तो क्या 6 लिखा है कि 9 लिखा है, जो लोग उस तरफ खड़े हैं उनके लिए 6, जो इस तरफ खड़े हैं 9, पर याद क्या रहेगा, जो हमारी तरफ, हम जिस तरफ खड़े थे हमको वही वाला याद रहेगा ना। 6 वालों को इग्नोर कर देंगे, यार गलत बोल रहे थे, बोलते रहता रोज का है उनका, तो ठीक है। इट्स लाइक कीपिंग स्क्रीनशॉट ऑफ नाइस कमेंट्स बट डिलीटिंग द नेगेटिव वंस। हम लोग फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना, अब उसके बाद जो चीज़ें हमको याद हैं, जो हमारे काम की थी, स्क्रीनशॉट बहुत सारे लेते हैं हम फ़ोन में, रखते उन्हीं को है जिनका हमको आगे काम पड़ सकता है, तो वो क्या हमारे फ़ोन में हमने रिटेन की, पर जिनका आगे काम नहीं पड़ेगा, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले हमको, क्या हमको डिलीट कर देते हैं स्पेस खाली करने के लिए, ठीक है। सुपर इजी तरीका याद करने का, एक्सपोजर व्हाट वी चूज टू वॉच, परसेप्शन व्हाट वी इंटरप्रिटेट, एंड रिटेंशन इज व्हाट वी रिमेंबर फ्रॉम इट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेते हैं, मेथड्स टू ओवरकम बैरियर, है ना। तो हमने बैरियर क्या क्या पढ़े थे। पहला फिजिकल बैरियर, क्या, नॉइस, पुअर इंटरनेट। अगर आपको डॉग की आवाज़ आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा घर के बाहर कोई डॉग है वो थोड़ा सा भौंक रहा है ना। चलिए पढ़ते हैं, क्या नॉइस हो गया, पुअर इंटरनेट हो गया, फॉल्टी प्रोजेक्टर, क्या फिजिकल बैरियर है, जो सारी चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर, क्या लैंग्वेज बैरियर, जार्गन, टेक्निकल टर्म, एंगिगुअस वर्ड, है ना। पैच द सिस्टम मैंने बोला, अब नॉन टेक्निकल आदमी है उसको पैच का क्या लगेगा, इस पर पैच लगाना, वो सुई धागा लेकर पैच लेके भाग के आ गया, है ना। पर जो पैच द सिक्योरिटी सिस्टम वाला उसको पता हाँ कोड में कोई दिक्कत होगी, ठीक करना है, ठीक है। अब क्या सोशियोलॉजिकल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर का जो कल्चरल बैरियर हमने पढ़ा था ना, रिलेटिव ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन, परसेप्शन। क्या पैसे मांगने पापा के पास कब जाओगे, जब पापा का मूड अच्छा होगा, पापा का मूड ख़राब है, पापा बहुत गुस्से में, तो क्या नहीं पैसे मांगने नहीं जाओगे ना उनके पास, आपको पता है अभी जाओगे तो मार भी पड़ सकती है, ठीक है, तो इसीलिए नहीं जाएंगे। तो क्या हो गया, ये आपका सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। दूसरा आपका कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अब सीईओ किसी से बात कर रहा है तो वो क्या आपको ऑर्डर देगा, पर आपको सीईओ से बात करने तो आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर आप उसको ऑर्डर दोगे तो क्या वो इग्नोर कर देगा। बैरियर कैसा, हायरार्की लेवल वाला, बड़ा इंसान की बात छोटा इंसान सुनेगा, पर छोटे इंसान की बात बड़ा इंसान नहीं सुनेगा, क्या कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोला जाता है इसको। अब मेथड्स टू ओवरकम बैरियर हम नीचे बाद में पढ़ेंगे, अभी सारे एक साथ में। तो पहला फिजिकल बैरियर हमने पढ़ लिया, क्या नॉइस हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिफेक्टिव टेक्नोलॉजी। लिंग्विस्टिक और सिमेंटिक बैरियर हमने पढ़े, लैंग्वेज अलग है ना, जार्गन्स का यूज़ हो रहा है, एम्बिगुअस लैंग्वेज है, अनक्लियर है। बैंक, अब कहीं पे बैंक का मतलब हो सकता है जहाँ पे आप पैसे जमा कर सकते हो, कहीं रिवर का बैंक, नदी के किनारे को भी बैंक बोलते हैं, लैंग्वेज अलग है। तो रो का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, चप्पू चलाना, रो का मतलब हिंदी में क्या हुआ, रोना, क्या बोला जाता है इसको, सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर, कोई गुस्से में है, बहुत ज़्यादा मूड खराब है, चीज़ समझ नहीं रहा है, स्टीरियोटाइप बना लिया है, प्रेजुडिस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, आप किसी पे भरोसा करते हो, आप उसको 1000 रुपये भी दे दोगे, पर कोई इंसान आपको पहली बार मिला है, आप उसको एक पेन भी नहीं देना चाहते हो कि भाई लौटाएगा नहीं लौटाएगा ना, क्या लैक ऑफ ट्रस्ट है आपका। इमोशनल स्टेट सही नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, कोई इंसान है भाई आपको घूर के देख रहा है, वो कितनी भी अच्छी बात करे पर वो घूर रहा है तो उसकी बात आप समझोगे नहीं, प्रेजुडिस और बाइस बन जाता है एटीट्यूड की वजह से ना। तो ऐसे ये सब चीज़ें आपको लिखने के लिए काम आएंगी, कभी आप MA BA का पेपर दे रहे हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल्चरल बैरियर, नॉन वर्बल क्यूज़, कहीं पे थम्सअप का मतलब अच्छा हो सकता है, कहीं पे थम्सअप गाली हो सकती है, ठीक है। अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग होता है, जैसे इंडिया में थम्सअप का मतलब ओके, ऑस्ट्रेलिया में थम्सअप गाली होती है ना। हमने किसी को बाय किया तो हम बाय कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में बाय का मतलब कुछ और हो सकता है कि हम हाथ हिला के हाय कर रहे हैं, हाथ हिला के हाय बाय दोनों होता है ना, इस तरीके से। सोशल नॉर्म्स, हम लोग पोलाइटली बात करते हैं, फॉर्मेलिटी से बात करते हैं, अब कहीं पे है सोशल नॉर्म्स का मतलब होता है कि जो हमारा जितना ज़्यादा खास है उसको उतने ज़्यादा हम लोग क्लियर बात करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम बचाएंगे। क्या US में ऐसे ही होता है, जितने ज़्यादा फेमिलियर होंगे उतनी कम फॉर्मेलिटीज़ यूज़ की जाएंगी। इंडिया में होता है जो हमारा जितना ज़्यादा खास है उसके लिए हम उतना बेटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है।
फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब बेचारा कोई सुन ही नहीं पाता है, किसी के कान में दिक्कत है, हेल्थ इशू है, स्पीच डिसऑर्डर है ना, इस तरह की दिक्कत है, ये क्या आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर है, किसी की बॉडी या किसी के डिलीवरी सिस्टम में ही दिक्कत है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर हमने पढ़ा था, ग्लिच हो गए, एरर हो गए, लैक ऑफ एक्सेस हो गया, अनफेमिलैरिटी विद द प्रोसेस हो गया, किसी को टीम्स चलाना या वीडियो कॉल चलाना ही नहीं आता, आप उसको बैठा दोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो ओवरकम करने का तरीका, बैरियर्स को ओवरकम कैसे किया जाए, पहला रिड्यूस नॉइस। फिजिकल बैरियर्स के लिए अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा इधर उधर बात हो रही है, जैसे कुत्ता बाहर भौंक रहा था तो मैंने रूम का गेट बंद करवा दिया, अब आपको नहीं आवाज़ आ रही है ना, नॉइस रिड्यूस हो गई है ना। फिजिकल बैरियर है तो फिजिकली उसका वो भी होगा। यूज़ अप्रोप्रिएट चैनल, हो सकता है मैं एक छोटा माइक और गले में लगा लेता तो मेरी वॉइस और क्लियर आती, फिल्टर होके आती, एक्सटर्नल वॉइस आती ही नहीं है ना। नॉइस कैंसिलेशन यूज़ कर लेता। ऑप्टिमाइज द इन्वायरमेंट, गेट बंद करना क्या था, ऑप्टिमाइजिंग इन्वायरमेंट था, मैंने अपने इन्वायरमेंट को क्लोज कर लिया, उतना बेटर कर लिया। क्रिएट अ क्वाइट स्पेस। ओवरकमिंग लिंग्विस्टिक बैरियर, आप लैंग्वेज सीख सकते हो, और अगर सीखो नहीं तो क्या सिंपल वर्ड्स यूज़ करो। क्या इंग्लिश के हमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जार्गन वर्ड आपको मतलब पता हो नहीं पता हो, पर मैं क्या बोलूँ, टेक्निकल हैवी वर्ड, उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया, इजी लैंग्वेज यूज़ कर ली। तो पहला यूज़ सिंपल लैंग्वेज, दूसरा स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट, अगर किसी को हमारी लैंग्वेज नहीं आती उससे डायरेक्ट बात करेंगे कि आपको वॉशरूम जाना है तो आप उससे क्या आगे की फॉर्मेलिटी पीछे की फॉर्मेलिटी, क्या मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, फलाना ढिमकाना, हटा देंगे नहीं, आपको एक लाइन में पूछेंगे वॉशरूम कहाँ है, अब उसको समझ आ जाएगा कि हाँ आप कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं, आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं क्या, इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े होटल्स होते हैं या फिर कहीं आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लिखे के साथ मेल फीमेल के साथ में क्या ऊपर डायग्राम भी बना होता है, स्कर्ट पहना हुआ मैनिक्विन बना है तो मतलब फीमेल वॉशरूम है, नॉर्मल बना है तो मेल वॉशरूम है ना। ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, किसी की आप बात पूरी सुन के रिप्लाई करेंगे तो क्या साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं आएगा ना। अच्छी बात कर रहा है, मैं पहले से उसका घूरता हुआ चेहरा देख के या चेहरा देख के मन बना लो कि नहीं है तो अच्छी बात कर ही नहीं सकता, तो क्या दिक्कत है, वो बैरियर है, कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होगा, समझूंगा ही नहीं उस बात को। पर क्या मैंने उसकी पूरी बात सुनी, अच्छी बात है तो क्या हाँ मान लूंगा, उसका फेस ही वैसा भगवान ने ऐसा बना के दे दो, क्या करे बेचारा है ना। बी एम्पैथेटिक, कोई अपनी समस्या आपको बता रहा है, पापा गुस्से में तो पापा गुस्से में क्यों है, अगर आप ये समझ लोगे तो आपको पता है कुछ देर वेट करना है कि पापा का मूड अच्छा करने के लिए कुछ कैसे कर सकते हो, पैसे का मिल जाएंगे। मेंटेन एन ओपन माइंड, पहले से मत मान के चलो, क्या स्टीरियोटाइप नहीं बना के चलना है। कल्चर बैरियर, एजुकेट योर सेल्फ, जैसे अब मेरे को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में थम्स अप का मतलब गाली होता है, इंडिया में ओके होता है, तो मैं वहाँ पे जाके थम्स अप नहीं करूँगा ना। एजुकेट योर सेल्फ, अवॉइड स्टीरियोटाइप, पहले से मत सोच लो कि यार साउथ का इंसान है तो इसको हिंदी नहीं आती होगी, हो सकता आती हो, एक बार ट्राई करो, पूछ के देख लो है ना। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ऑब्जर्व एंड अडेप्ट, जैसे आसपास के लोग कर रहे हैं, अब आप उनके कल्चर में गए हो तो जैसे आसपास के लोग बिहेव कर रहे हैं वैसे ही करने की कोशिश करो। क्या वहाँ पे एकदम रिजिड हो जाओगे आपकी नहीं मैं तो यहाँ पे भी अपने हिसाब से रहूँगा, तो क्या वो डिसरिस्पेक्टफुल है उनके कल्चर के लिए, उनकी तादाद ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो उनकी तरह से ढलने की कोशिश करेंगे। ओवरकमिंग फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इसके लिए तो क्या बहुत सारे हेल्थ इक्विपमेंट्स और ऐसी चीज़ें होती है ना। पेशेंट भी रह सकते हैं हम लोग, पेशेंट रहने का मतलब शांति से सुनने, किसी को बोलने में टाइम लग रहा है ना, इस तरीके से। ओवरकमिंग टेक्नोलॉजिकल बैरियर, इंश्योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलायबल, अच्छा माइक खरीद लो भैया, अच्छा स्पीकर खरीद लो, आवाज़ क्लियर आएगी। राइट टूल चुनो, वीडियो कॉल करना है तो टूल्स और जूम चुनो, नॉर्मल किसी एक से वीडियो कॉल मत करो। ट्रेनिंग चीज़ें सिखाओ ना, एजुकेट करो, हैविंग अ बैकअप प्लान, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, थैंक यू और ऑल द बेस्ट।